है। एटमॉस्फेयर, अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको पहले तो एयर से ही बना है। एयर के बहुत पार्ट्स रहते हैं, अलग अलग गैसेस रहती हैं एयर में, और उसको एटमॉस्फेयर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एयर से बना है। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सी लेयर्स रहती हैं, ऐसी लेयर्स जो दिख ही रही हैं, जैसे रहती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब इन जो अलग अलग लेयर्स रहती हैं, हर लेयर का एक अलग काम रहता है, हर लेयर की एक अलग कंपोजिशन रहती है। कंपोजिशन माने अलग अलग चीज़ों से बनती है। पहली लेयर हो गई अपन की ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो सरफेस रहता है अर्थ का, क्रस्ट रहती, क्रस्ट के सीधे ऊपर रहती है, 8 से 18 किलोमीटर के आसपास तक रहती है। अब ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर में जितने भी अपन के अर्थ के सरफेस पे वेदर चेंजेस आते हैं, साइक्लोन, टॉर्नेडो, स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, रेन, जितने भी वेदर चेंजेस हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर में आएंगे। इसमें एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म है, यहाँ पे विंड चल रही है, सारे वेदर चेंजेस ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। और इसलिए ट्रोपोस्फियर में भी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर रहती है। और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं इसलिए एयर कम भी होती जाती है। तो इसलिए जैसे अपन स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचे, स्ट्रेटोस्फियर में एयर कम रहती है, कम ऐसे कि वो थिन होती जाती है, तो कि स्पेस पे पहुंचते जाते हैं, स्पेस में तो वैक्यूम है, इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर कम होती जाती है। तो स्ट्रेटोस्फियर किस काम आता है? स्ट्रेटोस्फियर अपन ह्यूमन नीड्स में एरोप्लेन्स के लिए काम आता है। जब एरोप्लेन उड़ता है तब वो ट्रोपोस्फियर में नहीं उड़ सकता। क्यों? ट्रोपोस्फियर में वेदर चेंजेस रहते हैं। अब वेदर चेंजेस की वजह से एरोप्लेन में जो पैसेंजर्स रहते हैं, एरोप्लेन खुद ही सही से उड़ नहीं पाएगा, उसको डिसरप्टेंसीज आएंगी, मतलब ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऐसे कभी विंड चलेगी, कभी रेन होगी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। स्ट्रेटोस्फियर में ऐसे कोई वेदर चेंजेस नहीं रहते। इसलिए जब एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है तो उसे मिनिमम रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ता है और उससे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी नहीं आते। और स्ट्रेटोस्फियर की एक और बात है, उसमें टॉप पार्ट में रहती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर तो सबको पता है, O3 ओजोन से बनती है। ओजोन लेयर अपन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। तो ओजोन लेयर का तो सबको पता ही है इम्पोर्टेंस। उसके बाद आती है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर एक ऐसी लेयर है जो अपन के एस्ट्रॉइड्स रहते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं, वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फुल्ली जलाने के लिए, क्योंकि जब एंटर करते हैं एस्ट्रॉइड तब तो वो इतने बड़े बड़े एंटर करते हैं, अब वो अगर अर्थ के सरफेस पे गिरेंगे तो अपन को ऑब्वियसली नुकसान पहुंचेगा। तो गिरते क्यों नहीं है? इसी लेयर की वजह से, क्योंकि जब तक एस्ट्रॉइड इस लेयर तक पहुंचते हैं तब तक वो पूरे जल जाते हैं और बचते नहीं है कि सरफेस तक अपन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंच पाए। फिर आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में एक और लेयर रहती है, इसको बोलते हैं आयनोस्फियर। इस लेयर में मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आयंस, ये पढ़े होंगे पहले भी, दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा है, माइनस नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। ये आयंस तो पता ही है क्या होते हैं, चार्ज एटम्स। और इन आयंस का अपन यूज करते हैं रेडियो सिग्नल्स में। तो रेडियो सिग्नल्स के लिए ये थर्मोस्फियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर थर्मोस्फियर के बाद अगली लेयर आती है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर तो बस मान लो कि एंडिंग का पार्ट है। जब से सारी लेयर्स का एंड आता जाता है तब थर्मोस्फियर होती है, ये सीधे स्पेस में लीड करती है, मतलब ये एकदम लास्ट की लेयर रहती है। इस लेयर के बाद सीधे वैक्यूम मतलब स्पेस आता है और कुछ दूसरी लेयर नहीं रहती। इस लेयर में अपन के मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रहते हैं और ये अपन की जितने स्पेस साइंटिस्ट रहते हैं वो इस लेयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। बस यही है अपन का एटमॉस्फेयर। काट